आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क़यामत की बातें, इल्जामात की सियासत और इस्लामी मुमालिक की बैठक, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। We were ruled by these two corrupt families. I knew Benazir Bhutto and I knew Nawaz Sharif. Both of them were quite corrupt. They started making money. खौफ आता है कि आइंदा जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह तबाहशुदा मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी। दवाइयाँ 3 रुपए कीमत है, 7 रुपए हो गई तो क्या क़यामत आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हुक्मरान अवाम की उम्मीद होते हैं, वो चाहते हैं कि हुक्मरान उनके मसाइल को हल करें, उनके जख्मों पर मरहम रखें, उन्हें आसानियाँ दें और अगर उनके लिए कुछ अच्छा ना कर सके ना तो कम अज़ कम उनकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं। लेकिन तब्दीली सरकार में शायद ये भी मुमकिन नहीं है। अद्वियात के महंगे होने के सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक दवा अगर 3 रुपए से 7 रुपए की हो गई तो क्या क़यामत आ गई। वज़ीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो वाकई कोई क़यामत नहीं है। आपके लिए दवाइयाँ तो क्या, डॉक्टर और हॉस्पिटल तक घर की दहलीज पे चले आते हैं। यहाँ पर हर दूसरा तीसरा आदमी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है और उनका लिमिटेड बजट है। वो अपनी दवाइयाँ खरीदने की हिम्मत और सकत नहीं रखते। क़यामत तो असल उन लोगों के लिए है। मैं हुकूमत से कहती हूँ कि अगर वो आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर दें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। हुक्मरान अगर महंगाई खत्म कर दे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। हाथों में डिग्रियां लिए नौकरियों की तलाश में फिरने वाले नौजवानों को बाइज्जत रोजगार दे दें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में गुर्बत खत्म कर दें, एहसास प्रोग्राम की लाइन को छोटी से छोटी कर दें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। लंगर खानों की जगह कारखानों का जाल बिछा दें, पनागाहों की जगह 50 लाख घरों का वादा पूरा कर दें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा करने से बाज आ जाएं तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। IMF से कर्जा लेने के लिए उसकी सख्त शराइत मानकर गरीबों की जिंदगी मजीद तंग ना करें, मिनी बजट ना लेकर आए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। चीनी, आटा, पेट्रोल और दीगर माफियाज को छोड़ने के बजाय उनको सजाएं दें। एहतसाब को इंतकाम ना बनाएं और अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत में शामिल लोगों का भी एहतसाब करें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। क्या हमारे हुक्मरान ऐसे बयानात देने के बजाय अवामी रिलीफ के लिए कुछ कर सकते हैं? आज प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे और प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। वैसे क़यामत आज कराची शहर में भी टूटी। यहाँ इमारत में धमाके से कई कीमती जानें ज़ाया हो गई। अल्लाह ताला जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। ये धमाका नाले पर बनी एक इमारत में हुआ और कितने अफसोस का मकाम है कि वो कराची शहर जो पूरे मुल्क की मईशत को बुनियाद फराहम करता है, उसकी इमारतों की अपनी बुनियादें इन नालों पे खड़ी हैं और इस पे भी सियासी बयानबाजी हो रही है। प्रोग्राम में इस वक्त एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर इशूज़ पे बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, हमें ज़रा क़यामत की निशानियों के बारे में तो बताइए, चूँकि हुकूमत कहती है कि अद्वियात की कीमतें अगर बढ़ गई हैं, वो महंगी हो गई हैं, तो कौन सी क़यामत आ गई है। अब कितनी मजीद महंगाई होगी कि गरीब के लिए क़यामत होगी और ये हुकूमत फ़िक्रमंद होना शुरू होगी। मेरा ख्याल है हुकूमत के अपने रैंक्स में भी एक लम्हा फिक्रिया है जी। मैं कल भी जो उनकी मीटिंग हुई है उसके बाद इत्तफाक से एक जगह पे इकट्ठा हुआ हूँ, तो उनके अंदर जो लोग उस मीटिंग में जिन्हें शमूलियत थी उनसे मेरी मुलाकात हुई और तमाम पार्टीज के लोग थे जी। पै दर पै एक के बाद दीगरे जो इलेक्शन हो गए हैं ज़िमनी जी, होते तो अल्लाह की तरफ से है कि कोई इस तरह का हादसा हो जाता है और जान को प्यार हो जाता है। उनके रिजल्ट से हुकूमत के होश वाश उड़ाए हुए हैं। अब ये जो महंगाई है, वो हुकूमत बजाय इसके कि इसका कुछ संजीदगी से तोड़ लगती। अब शबर जैदी साहब जो घर के भेदी हैं, उन्होंने एक दिन कहा, बड़ी डिटेल में कहा, नहीं वो क्या किया कि उन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ कोई एक लफ्ज कहा हो, 2 5 6 सेंटेंसेस एक के बाद दीर के वजाहत के साथ, और वो बंदा जो ये सारे जानता है, जिसे जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। देखिए रेवेन्यू जो इकट्ठा करते हैं FBI के चेयरमैन, और यही आपने खर्च करना होता है, यही टोटल फाइनेंस मिनिस्ट्री है। साहब देखें, तो आपने 6000 मैंने उस वक्त की बात की है जब ये हुकूमत आई थी। दूसरी बात ये कि जब ये लोग बड़े बड़े ओहदों के ऊपर होते हैं तो उस वक्त क्यों नहीं बोलते, उस वक्त क्यों सच्चाई छुपाते हैं, फिर क्यों सब अच्छा की रिपोर्टें होती हैं। देखें जी, उज़र गुनाह बदतर गुनाह,
میرا خیال ہے کہ وہ جتنی زیادہ ایکسپلینیشن دیں گے اتنا خراب ہوں گے, پھنستے جائیں گے. لیکن میں کوئی بات اور کر رہا ہوں جی. اس حکومت میں دیکھیں ہر اپنے بیانیے پہ یہ بہت بری طرح پٹ گئی ہے. سب سے بڑا اس کا نیریٹو کیا تھا کہ مسلم نون نے تاریخ کے سب سے زیادہ لون جو ہے ان کو ملے, ورثے میں ملے. یہی پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو مشرف صاحب لون چھوڑ کے گئے تھے وہ تاریخ میں ہمیشہ دیکھیں لون جب ہوتا ہے ایک حد تک ہوتا ہے, لیکن مسلم نون جو ہے 325 بلین تک ڈالر تک اکانومی کا سائز بھی لے گئی. اب وہاں پہ 1500 ارب وہ صرف ڈیٹ سروسنگ کر رہے تھے, 3000 ہے. اب یہ جو ہے جو عامر کیانی صاحب جو ہیں پہلے وزیر تھے جو دوائیوں کے اسکینڈل میں نکلے. صاحب یہاں صرف لون کا مسئلہ نہیں ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان. وزیر اعظم کو اس بات میں یکسو ہونا پڑے گا. مجھے وہ دن یاد ہے کہ 30 دسمبر کو بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد 2007 کے اندر جب یہ نواز شریف کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے الیکشن کی, یہ کہتے میں جانتا ہوں اس لیے ان کے ساتھ نہیں ہوں. کیا نواز شریف کے اوپر کرپشن کے دعوے تو ہوئے 1991-92 کے, تو یہ کس لحاظ سے نواز شریف کے ساتھ کمپین کر کے اکٹھی سیاست کر رہے تھے. یہ زرداری صاحب کے ساتھ 2016, 2017, 2018 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کمپین چلا رہے تھے. عمران خان صاحب کا کرائسس کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے اندر جو کانٹرڈکشنز ہیں, جو تضادات ہیں, ان کی شخصیت مجموعہ ازداد ہے. ایسے بندے کی تاثیر کیا ہوگی بات کی جو کہ ہر سامنے بننے والا جاننے والا اگر اندھا مقلد نہیں ہے, کوئی کلٹ کا حصہ نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ آج ایک بات کر رہا ہے کل دوسری کر رہا ہے. یہ میں ارشاد بھٹی صاحب سے پوچھتی ہوں چونکہ وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ ملک کو کوئی ایماندار وزیر اعظم ملا ہے اتنے عرصے کے بعد. عمران خان کسی بھی طور پہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے, اور جن 2 خاندانوں کی بات ابھی آپ نے کی ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان پہ سنگین کرپشن کے الزامات ہیں جو یہ حکومت جن کو بار بار دہراتی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم فائنینشل طور پہ کرپٹ نہیں ہے؟ ویسے نیازی صاحب انہوں نے خود کوئی براہ راست کرپشن نہیں کی. دیکھیں جی, میں وجیہ الدین صاحب بھی یہی خواب لے کے گئے تھے, انہوں نے یہی سوچا تھا کہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے. ٹھیک, اور جو کوئی کہہ دیا اس کے بعد جج بھی رہ چکے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ سورس آؤٹ کرتا ہے ایسے بندوں کو اپنے اوپر اخراجات جو کہ گوڈے کرپشن ملوث ہیں, جہانگیر تین کو کر لیتے, پھر شوگر انکوائری کمیٹی جو ورلڈ کپ جیتا تھا کیوں نہیں کر سکے کہ جہانگیر ترین کے سامنے یہ سر نہیں اٹھا سکتے. ارشاد بھٹی صاحب آپ اپنی بات پہ قائم ہے نا کہ وزیر اعظم تو فائنینشلی آپ کہتے ہیں وہ کسی بھی طور پہ کرپٹ نہیں ہے. کہا جاتا ہے نا کہ شہباز شریف کی بات ہو کہ نواز شریف کی طرح وہ بھی کرپٹ ہیں یا وہ تھوڑے سے ایماندار ہیں؟ دیکھیے پہلی بات وقتاً 3-4 جملے آپ نے کہے. ایک بات تو جسٹس وجیہ الدین کا ہے, میں صرف دو جملے, وہ ایک اپنے بیان پر قائم ہیں اور عمران خان سنا ہے کہ عدالت جا رہے ہیں, نمبر 1 وہ تو اس کا ہو جائے گا. لیکن جو دکھ کی بات ہے نا جو آپ نے بات کی تھی, جب تک یہ اکبر ایس بابر صاحب اختلاف کرتے تھے عمران خان سے کوئی شک نہیں, لیکن جب تک وہ موجود تھے پارٹی میں چپ رہے, ان کو نہیں پتا تھا بنی گالا میں ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی, انہوں نے کبھی ہمیں دھواں نہیں لگنے دیا, کہ فارن فنڈنگ آ رہی ہے. جب اختلافات ہوئے فارن فنڈنگ کا کیس کر دیا. عائشہ گل علیہ کے جب اختلاف عمران خان کی کردار کشی, ریحام خان علیحدگی ہوئی, کتاب لکھ ماری, اور ایسی کتاب کے خدا کی پناہ. جسٹس صاحب کو 3 سال بعد یادداشت جج رانا شمیم کی طرح واپس آئی اور انہوں نے ٹھوک دیا کہ وہ کرتے ہیں. پارٹی میں رہتے ہوئے کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ یہی تو میں کہتا ہوں, یہی تو میں کہتا ہوں, غلام ابن غلام. اگر آپ جیسے ہمارے کچھ لوگ جسٹس وجیہ الدین صاحب کو ایماندار ہوں گے, آنیسٹ ہوں گے, آئیڈیل ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے, لون واریر ہوں گے, مگر یہ تب اس وقت کہنا چاہیے تو اس وقت نکلنے سے پہلے کہتے. اور جیسے وہ عمران خان نے ان کو صدارتی امیدوار بنایا, ان کو پارٹی الیکشن میں عہدہ دیا. جیسے جسٹس عطر من اللہ نے کہا نا کہ بھائی وہ کیسے حلف نامہ 3 سال بعد یادداشت واپس آئی, لندن کے لاکر میں کیوں رکھا, سوال ہے نا. اب اس کے جواب ملیں گے تو کیسے اب یادداشت اگلے دن, اس سے اگلے مہینے, اس سے اگلے سال آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتے ہیں. اسی طرح جج صاحب 1 ہفتہ بعد کہتے ہیں کہ بھائی جان ایک اختلاف تو میں نے اس لیے چھوڑا تھا, دوسرا مجھے یہ اعتراض تھا کہ یہ خرچہ کوئی اور چلاتا ہے, اور
फिर दूसरी बात, आगे आ जाइए, एक जुमला कि जहांगीर तरीन साहब खर्चा चलाते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। मैं एटीएम है मुबैना तौर पर, हम जैसे सारे था जहांगीर तरीन के पास। वैसे जहांगीर तरीन पता है कौन है? जहांगीर तरीन वो जिनके खिलाफ शुगर कमीशन रिपोर्ट आ गई है। जहांगीर तरीन वो जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड की FIR दर्ज है। जहांगीर तरीन वो है जिन्होंने एक ग्रुप बनाकर अपनी जान हल्के से शिकंजे से निकलवाई। जहांगीर तरीन वो है जो कह चुके हैं मेरा जहाज चला, पंजाब हुकूमत बनी, वफाक हुकूमत। जहांगीर तरीन वो है कि जो इमरान खान, दुख ही इमरान खान के रवैये, तो ये बड़ा अहम मौका था, वो कहते हैं हाँ मैं चलाता हूं। वो ये नहीं कह सकते थे कि मैं चलाता हूं, उन्होंने तरदीद ही करनी थी। तो तरदीद नहीं, मना ही करना था उन्होंने। मैं कह रहा हूं ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन अगर कहते तो बड़ा आसान मौका था स्कोर सेटल करने का। और लेकिन उन्होंने चलो नहीं कहा, ठीक, तो अब तो वो हो गया। हुकूमत बड़ी सख्त नाराज है, इस तरह का बयान वो कहते हैं मीडिया को भी नशर नहीं करना चाहिए और इससे वजीर आजम के ओहदे की तौहीन होती है। आप समझते हैं भट्टी साहब ऐसा है? नहीं, देखिए जब हम वजीर आजम साहब कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, हम चलाते हैं कि नहीं? वजीर आजम साहब कहते हैं ये 35 पंक्चर है, हम चलाते हैं कि नहीं? वजीर आजम साहब जब कहते हैं कि हाउस ऑफ शरीफ ने 10 अरब मुझे ऑफर की, तो हम चलाते हैं कि नहीं? फवाद चौधरी साहब जब बहुत सारे बयान देते हैं, हम चलाते हैं कि नहीं? हमारा काम है चलाना। हाँ, अगर आप वन साइडेड स्टोरी चलाते हैं, एजेंडे के साथ चलाते हैं, वो तो गलत है। अब सर एक सेकंड सिर्फ मुझे, क्योंकि आपने जस्टिस वजीउद्दीन की बात की, तो मैं नज़ीर लगाई साहब से कमेंट ले लूं, फिर आप महंगाई पे मैंने आपसे प्लीज बात करनी है। मैं इसमें करती हूं सर 2 जुमले वो हाउस, अच्छा वो बात माने वो जो हाउस ऑफ शरीफ और जरदारी साहब, इसमें भी कीजिएगा। मैं सिर्फ जस्टिस वजी पे, नज़ीर लगारी साहब, सर ये जस्टिस वजी का जो इल्जाम है या बयान है, अगर वो दुरुस्त भी है तो सर ऐसा क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हो रहा है? हमारे यहाँ जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके भी तो खर्चे कहीं और से चल ही रहे होते हैं ना, तहाइफ भी मिल रहे होते हैं, एक घर यहाँ पे, दूसरा घर वहाँ पे, और दीगर अखराजात भी होते हैं। तो सिर्फ या ऐसा सिर्फ इमरान खान या PTI के साथ है? तो एक आदमी ने एक इल्ज़ाम लगाया, चूँकि सफाइयाँ बहुत दी जाती हैं, बहुत कहा जाता है वो बंदा बड़ा पारसा है, वो बंदा बड़ा ईमानदार है, बंदा बड़ा दयानतदार है। मेरा बुनियादी क्वेश्चन यही है कि बंदा ईमानदार नहीं है। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पर सवाल ये उठाता हूँ, बंदा दयानतदार नहीं है, चूँकि अगर वो दयानतदार होता, कोई भी दयानतदार शख्स अपने आस पास, अपने इर्द गिर्द, अपने आगे पीछे, अपने पहलू में किसी बददियानत को बर्दाश्त नहीं करता है। क्या किया है कि इन्होंने किसी बददियानत के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई अरेस्ट हुआ, कोई गिरफ्तार हुआ, कोई बिहाइंड द बार गया, किसी ने जेल काटी? नदीम बाबर पर इन्होंने खुद इल्ज़ाम लगाया कि जनाब उनकी वजह से हमारा पेट्रोल का मसला पैदा हुआ और हमारे यहाँ पेट्रोल मार्केट में इतना बड़ा बहरान आया और इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। उन्होंने क्या किया है रज़ाक? मैं हटा देना क्या है भाई, कार्रवाई क्या हुई? हटा दिया, बड़ा कमाल कर दिया, तालियां बजाता हूं मैं, हटा दिया, कमाल हो गया। एक एग्जांपल है किसी वजीर मुशीर भाई इस तरह के, मैं इस तरह की बात ही नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं ईमानदार आदमी की, जिसका ढोल बजाया जाता है, जिसके तराने गाए जाते हैं, जिसके गाने गाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है ओ भाई बंदा बड़ा। बाकी जैसे भी हैं, ओ भाई जो बाकी जैसे नहीं रह सकते हैं, जो बंदा ईमानदार हो उसके साथ नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। ये क्या बात हुई कि आपके दाएं बाएं चोर बैठे हों और कहते हैं कि माफियाज कर रही हो, और माफियाज आपके साथ ही बैठी हो, बराबर में बैठी हो, बिल्कुल पहलू में बैठी हो, और आप कहें कि जनाब माफिया ये सब कुछ कर रही है, तो यू आर द किंग ऑफ द माफिया। तो अपने आप को कैसे ईमानदार कहेंगे, कैसे दयानतदार कहेंगे, कैसे आप कहेंगे कि बंदा जो है, कहते हैं गंदम और चीनी जो है हमारी मकामी पैदावार है। अब आपने माफियाज की बात की, तो माफियाज जो है उनकी कीमतें बढ़ाते हैं, हुकूमत कार्रवाई करती है, वो जखीरा अंदोजी कर देते हैं, वो बाजारों में उन चीजों की किल्लत कर देते हैं, तो हुकूमत में ब्लैकमेल होती है। क्या करे फिर? वो यही कहेगी ना कि माफियाज कर रहे हैं सब। हुकूमत ग्रोवर्स जो बैठे हैं वो तो इनके पास बैठे हुए ना, गन्ना काश्त करने वाले और गन्ने के काश्त से चीनी बनाने वाले इनके साथ बैठे हुए हैं ना, जो गंदम काश्त करते हैं वो इनके साथ बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े जिम्मेदार इनके पास बैठे हुए हैं, सेंट्रल पंजाब के भी और सराइकी बेल्ट के भी, और बाकी जितने भी हैं जो बड़े ग्रोअर्स हैं वो इनके साथ बैठे हुए हैं। और ये कि कयामत, आप अच्छी खबर आवाम को दिया करें और सच बताएं कि महंगाई क्यों है, किसकी वजह से है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, वो कहा है उन्होंने एक बार नहीं, पिछले बजट के मौके पर कहा था कि जी माफिया कर रही है, तो माफिया तो आपके साथ बैठी हुई है, जिनका आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में डिक्लेयर किया, जिनको माफिया, शुगर माफिया कहा, आटा माफिया कहा, आपने पेट्रोल माफिया क्या, फिर साथ ही बैठे हुए थे आपके, आपने नाम लिया था कि जनाब वजीर खजाना जो है शेख साहब अब्दुल हफीज शेख जो हैं उनकी वजह से ये महंगाई है। तो फिर आपने कौन सी कार्रवाई की, कौन सी गिरफ्त की, कौन सी जाकर उनको आपने पकड़ लिया है, कौन सी चीज? पाकिस्तान इस वक्त दरवाजे पर खड़ा हुआ है बैंक करप्सी के। एक साबिक चेयरमैन FBR ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान
बैंक करप्ट हो चुका है। तो 2021 के इसी साल के मार्च में इकोनॉमिस्ट ने पहला नाम जिस मुल्क का लिखा था पाकिस्तान था कि वो दरवाजे पर पहुंच गया है बैंक करप्ट से। नियाज़ी साहब सिर्फ एक कमेंट इस पे, जस्टिस वजी की जो बात की गई थी, आप समझते हैं कि उन्होंने ठीक बात की है खान साहब के हवाले से, या उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी? पहले तो मैं अजीज़म भट्टी साहब को सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि जितने इमरान खान साहब के पार्टी के अंदर जस्टिस वजूद्दीन साहब क्रिटिकल रहे हैं, अकबर एस बाबर साहब रहे हैं, हामिद खान भी, और हामिद खान साहब रहे हैं जी, शायद ही किसी पार्टी में कोई इतना क्रिटिकल रहा हो। फिर जब जावेद हाशमी आए थे तो वो क्रिटिकल थे। दूसरी बात यह है कि अकबर एस बाबर के कहने पे तहरीक इंसाफ के अंदर एक दो बड़े ऑडिट हुए हैं फाइनेंशियल चीज़ों के, क्योंकि पार्टी के जब आप अंदर होते हो तो अंदर ही बात करते हो, और उसके ऊपर भी कुछ लोगों को निकाला भी गया। जैसे वजूद्दीन साहब की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने कहा था कि जहांगीर तरीन को, परवेज खट्टर को और इनको फौरन पार्टी से निकाल दिया जाए। और ये बातें आज की नहीं, आज से 5 साल पहले इन्होंने बातें की, 5-6 साल पहले इन बात से, बल्कि इससे भी ज़्यादा 6-7 साल पहले की थी। चुनाचे वजूद्दीन साहब स्टैंड्स एक्सोनरेटेड, वो उनके ऊपर जो उनको बरात है उनके कि उन्होंने ये बातें की हैं, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी नेवर मिन्स वर्ड, अल्फाज चबाए बगैर ये डट के इमरान खान साहब देखें, वजीर आजम कहते हैं कि इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता, बहुत टोकते थे। आप इमरान खान के करीबी हैं, उनके साथ रहे हैं, तो ये बता दें हुकूमत से पहले कैसे गुजारा होता था? बात यह है कि देखें, हम हुकूमत से पहले भी इमरान खान, पहले तो खैर इमरान खान साहब के पास रिसोर्सेज भी थे, क्रिकेट से खुद कमा रहे थे, फिर को कमेंट्री कर लेते थे। अब जाहिर है कि उनके पास जो उनके जो कमाई के तरीके कारोबार तो था नहीं, चुनाचे और ये जब ख़त्म हुआ तो उनकी कमाई ख़त्म हो गई। लेकिन क्रिकेट के ज़माने में भी ये सेलिब्रिटीज़ को आदत होती है इनकी पार्टीज़ में जाने की, लोगों के वसाइल होते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनका पैसा डूबियस होता है। देखो आप ये भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो एग्रीव नहीं, आगे बात नहीं करनी है भट्टी साहब। देखिए एक बात है, जहांगीर तरीन साहब जो है उनके खिलाफ एक शुगर रिपोर्ट आई हुई है। देखिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, एक दिन नियाज़ी साहब से सवाल हुआ कि आप इमरान खान साहब के इस हवाले से इसी जस्टिस वजीउद्दीन से, नियाज़ी साहब ने मुझे बड़ी खुशी हुई, बिलीव मी, नियाज़ी साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं घर का आदमी हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे किसी ने ट्रस्ट किया और मैं वो बाहर नहीं निकाल सकता। और उन्होंने फिर मेरी मिसाल दी कि अगर इरशाद भट्टी मुझे अपने घर ले जाए, कोई राज शेयर करे या मेरे है तो मैं क्यों बताऊं, अमानत है। मुझे बहुत खुशी, बिलीव मी, कसम जस्टिस वजी को नहीं रखना चाहिए था। इस चीज का ख्याल क्या रेहाम खान को नहीं रखना चाहिए था? इस चीज का ख्याल क्या आयशा गुलालई को नहीं रखना चाहिए था? इस चीज का ख्याल क्या अकबर एस बाबर को नहीं रखना चाहिए था? बड़े लोग हैं ना, हम इनको बड़ा रेट करते हैं। इस चीज का ख्याल 3 साल बाद जस्टिस वजी को नहीं ख्याल रखना चाहिए था कि खुदा का खौफ करें, आपके इख्तलाफात एक हो सकते हैं, आप क्रिटिकल रहे होंगे, आपने इमरान खान साहब पे हर मीटिंग में तनकीद की होगी, इस ख्याल का जावेद हाशमी साहब को नहीं रखना चाहिए था कि यूं कंधों की तरफ इशारा करके और लुटिया डबो के एंड टाइम पे छोड़ गए। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि गलत है। दूसरी बात, एक नज़ीर लगारी साहब से माजरत के साथ, हम सब, मैं, नज़ीर लगारी साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, हर जगह मरसिया गो हैं कि आटा, गंदम, अद्वियात, BRT, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, चीनी, पेट्रोल और बाकी खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ FIR, वो जो इंक्वायरी है, रज़ाक दाऊद के खिलाफ, असद उमर के खिलाफ, और ABCDFGH और करप्शन और बाकी सारा। ये मिस मैनेजमेंट हो सकती है, कंप्रोमाइज हो सकता है इक़्तिदार के लिए, बैड गवर्नेंस हो सकती है, बैड परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन ये भी हम एक इल्जाम लगा सकते हैं ऑन द वे, जैसे न्याय साहब ने कहा कि आउटसोर्स कर दी करप्शन वगैरह। लेकिन इमरान खान की जात पर या खुदा के लिए हम इतने बाइस ना हो, हम इतने इस तरह ना करें। इमरान खान की जात, मान लिया उनको ये करना चाहिए था कि जो उन्होंने 22 साल में भाषण दिए कि मैं ये करूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, करना चाहिए था, उसमें हमें मायूसी हुई। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं अगर इमरान खान खुद ईमानदार है तो ऐसे बेईमानों को अपने साथ क्यों रखा हुआ है, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? निकाल के बाहर करें। अभी बताया ना, कंप्रोमाइज इख्तिदार के लिए। तो खान साहब कहते हैं मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। करते हैं। कितने यू टर्न को उन्होंने हिकमत अमली करार दिए,
क्यों करार दिया? इसलिए करार दिया। ये जहांगीर तरीन साहब ने जो ग्रुप बनाया तो उसके बाद मुबैना तौर पर अली जफर की और मुबैना तौर पर DGFI तब्दीली, मुबैना तौर पर FIA की इंक्वायरी तब्दीली, मुबैना बैंकिंग कोर्ट का कहना कि हम इनको गिरफ्तार नहीं करते, ये सारा हुआ ना। लेकिन ये मेरे लिए वो दिन क़यामत का होगा, बिलीव मी पारस, आप बहन हैं, ये मेरे दोनों मुकाबले एहतराम में बड़े हैं, मेरे लिए वो दिन क़यामत का होगा जिस दिन मुझे लगेगा कि किसी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से इमरान खान के जेब में पैसा जाता है। इमरान खान के जिस्म में वो पुर्जा ही नहीं है। वो सारी उम्र उसने एक खास माहौल में गुजारी जिसमें सारा कुछ आउटसोर्स अगर आप कह लें होता था, कैरेक्टर और बड़ा इमरान खान का ये एक बहुत बड़ा कारनामा। मैं अक्सर कहता हूं पिछले प्रोग्राम नहीं सुनिए, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि कायदे आज़म एक ओनली एंड लॉनली लीडर थे। वो चले गए वक्त से पहले। उसके बाद भुट्टो साहब आए जो अपने तजादात में घिर के वो भी चले गए, जुडिशियल मर्डर हो गया और वो क्या उसको कहते हैं कि वो भी एक स्टेटस को तोड़ने वाला। तीसरा हमें इमरान खान नसीब हुआ जो अपने तजादात में रोज खुद को मार रहा होता है, वो एक अलग बात है, स्टेटस को तोड़ा। इमरान खान ने पहला जिन जप्पा तोड़ा, जिन जप्पा तोड़ के कैमरून मेंटर ने कांग्रेस में कल कहा है, परसों पता चला उसने कहा है कि अब हम इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को कहें डू मोर, जो हमारा एक्स अमेरिकन सफीर था, और उस पोजीशन में लाने के लिए क्या करना है, लेकिन वो ये करना है जो अभी सारी गेमें चल रही हैं। सारे लीडर की पर्सनैलिटी के अंदर तजादात होने चाहिए, नहीं बात वो कर दी तो फिर वो आइडियली ये नहीं होने चाहिए। इमरान खान से तवक्को नहीं थी कि होंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान का जो बदतरीन दुश्मन है, मैंने नून लीग वालों से बात की, पीपल्स पार्टी वालों से बात की, ऑफ द कैमरा बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि इमरान खान करप्ट है। इमरान खान या कोई सोचे ही नहीं ना, यानी एक फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पहली दफा वजीर आजम बने हैं, वो बाकी जो है करके जिनको कहते हैं मुल्क को लूट के भाग गए। अब बताइए एक, यानी आप मैं हम ये तो हम कई मरतबा इसको आज छोड़ देते हैं, हाउस ऑफ शरीफ को और हाउस ऑफ जरदारी इसको छोड़ देते हैं, इसको एक साइड पे रखते हैं, आज इनकी बात ही नहीं करते। बात बुनियादी तौर पे ये है कि आपको स्विट्जरलैंड पसंद ही नहीं है, लंदन पसंद ही नहीं है, और मैं आप पे इल्जाम लगाता रहूं कि आपकी लंदन में प्रॉपर्टियां हैं, लंदन में नहीं है। एक उसके बंदे में मेंटली नज़ीर लगाई साहब का कमेंट ले लूं फिर ब्रेक लूं। हाँ प्लीज। नज़ीर लगाई साहब, आप एग्री करते हैं? आप ही की बात पे कमेंट किया, आपने कहा है कि ईमानदार नहीं है इमरान खान। मैंने अर्ज किया है, मैंने करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा ईमानदार नहीं है, मैंने कहा दयानतदार नहीं है। जो दयानतदार होता है उसके साथ बददयानत नहीं बैठ सकता है, जो ईमानदार होता है तो उसके साथ बेईमान नहीं बैठ सकता है। इनके आसपास दाएं बाएं आगे पीछे सारे बेईमान बैठे होते हैं और पूरी की पूरी बददयानती के साथ, बेईमानी के साथ बैठे होते हैं और चोरी करने की नियत से बैठे होते हैं, और ये खामोश बैठे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं उनको कहूं कि आप दयानतदार हैं, आप ईमानदार हैं। वो ईमानदार पूरे की पूरी सोसाइटी का रखवाला होता है। जो दयानतदार होता है, जिसके पास इक्तदार होता है, वो पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। ये उस सोसाइटी का इंटरेस्ट बर्बाद हो रहा है, सोसाइटी बर्बाद हो रही है। न्याजी साहब, अब हम जो तीनों बैठे हैं ना, मेरे भाई मोहतरम न्याजी साहब, हम सबसे ज्यादा तरीके इंसाफ को जानते हैं और इमरान खान को जानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं फिर ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर नहीं करता, लेकिन एक रिकॉर्ड के लिए कि हमें आज भी दुख है कि नदीम बाबर 25 अरब मुबैना तौर पर 25 अरब की दिहाड़ी लगा के गए, एक कार्रवाई क्यों, जफर मिर्जा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मिसाल के तौर पे इनके खिलाफ वो जो है तीसरे हफीज शेख इनका, लेकिन इमरान खान ने, लेकिन एक साथ इमरान खान ने यह भी नहीं कहा कि शर्जील मेमन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दें और जेल में उनको MPA बना दें और डॉक्टर आसिफ हायर एजुकेशन का चेयरमैन बना दें और जो सारा कुछ। नज़ीर लगाई साहब, आप कह सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, आप चूंकि सिंध की सियासत को बड़ा बेहतर तौर पर जानते हैं, वो ईमानदार हैं, किसी को नहीं, वो करप्ट नहीं है। दिस इज द ओनली कोर्ट पाकिस्तान के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ, अगर किसी को कहता है कि ये शख्स मेरी राय में मैं किसी को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट देने का हक ही नहीं रखता हूं, मेरा कोई हक नहीं है। और जिनके साथ बेईमान रहे, चाहे जरदारी साहब के साथ रहे या खुद जरदारी साहब ने की हो, तो मैं उनकी तरफ से वकील तो नहीं हूं ना। मैं कहूंगा कि ये ईमानदार हैं, हर सूरत में ईमानदार हैं। मैं नहीं कहूंगा कि नवाज शरीफ हर सूरत में ईमानदार है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। उन्होंने की है यार बेईमानियां, हमारे सामने की बातें, एक चीज नहीं, मैं बेशुमार चीजें बता सकता हूं। और ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर, इनके दौर में हो रहा है। और ये क्या सूरत है, पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो गया। मैं बता रहा था कि इकोनॉमिस्ट ने मार्च 2021 में इसी साल लिख दिया गया था, जो टॉप पर है मुल्क डिफॉल्ट करने के, वो पाकिस्तान है।
ٹھیک ہے، اور ایک آپ کا سابق چیئرمین یہاں آ کر کہہ چکا ہے 1000 تردید کرے، اس کی گفتگو جو ہے کہیں سے کاٹ کر نہیں جوڑی گئی، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے۔ اگر ملک میں ادویات کی قیمتیں 400-500% تک بڑھ جاتی ہیں تو کیا قیامت ہوتی ہے یا نہیں آئے گی قیامت؟ اور دوسری بات یہ کہ ان کا بیانیہ جو ہے، ان کے وزراء دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اگر مہنگائی ہے تو چائے میں چینی کے دانے کم کر دیں، کوئی کہہ رہا ہے روٹی آپ ایک کھا لیں، کوئی کہہ رہا ہے کہاں ہے غریب، ایک کہہ رہا ہے کہ 3 روپے سے 7 روپے ادویات بڑھ جاتی ہیں تو قیامت تو نہیں آ گئی۔ صرف 3 سال ہو گئے مہنگائی بڑھتے بڑھتے، یہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں عزیز صاحب۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بھٹی صاحب جو ہے وہ ایک فراخ دلی کے ساتھ ایک ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جس میں بہت سی چیزوں سے پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جتنی وکالت جہانگیر ترین کی اور ساروں کی جلسوں میں کی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے کہی، جہانگیر ترین صاحب کو جب سپریم کورٹ نے نائل قرار دیا تو انہوں نے فیصل آباد کے جلسے میں کہا کہ جہانگیر ترین کے اوپر یہ کرنا زیادتی ہے اور جہانگیر ترین کرپٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کا نظام چل رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ دیکھو ریحام اور عائشہ گل الہی کی بات اور ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن جس سے وجود الدین یا اکبر بابر یا کوئی بندہ جو پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر بات نہ کرے اور بات کرے کب کرے اور کیوں نہ کرے، ایک آپ نے دیکھیں ایک چیز ہے پولیٹیکل نیریٹو ہے، اور سیاسی جماعتوں کے اوپر جو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر جو یہ جو اس کے نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں فائنینشیل ہیں یا دوسری ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر آپ غلط ہو سکتے ہیں لیکن بات نہ کریں اور یہ کیوں کیے اور باہر کیوں آگے کیے، یہ بالکل فرق چیز ہے، اس کی کوالٹی فرق ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عامر کیانی سے لے کے اب تک کرپشن کہتے ہیں جو سکینڈلز ہوئے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب تو آج بھی کہہ رہے ہیں مجھے کو بتائے، اس کا مطلب ہے ان کے پاس یہ اہلیت بھی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ چلے کہ کرپشن جو ہے کس طرح کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک سر، میں ذرا بریک لے لوں، اب بریک کے بعد ذرا باقی ایشوز بھی شامل کریں گے اور نیزی صاحب آپ سے ہی شروع کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز۔ اچھا نیازی صاحب، کل ذرا اب آگے بڑھتے ہیں، کل خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں سر، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ میدان مار لے گی یا یہ ان کا امتحان ہوگا؟ چونکہ پیپلز پارٹی ANP اور JUIF جو ہے نا، انہوں نے بھی بڑی شاندار کیمپینز چلائی ہیں۔ چاروں صوبوں کی جو سیاست جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ بہت فرق ہے۔ پنجاب کے اندر لوگ جب فیصلہ کرتے ہیں اس کی بالکل فرق اس کی چیزیں ہوتی ہیں جو ویریبلز ہوتے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کے اندر، سندھ کے اندر بھی 2 ہیں، ایک اربن سندھ ہے جو جس کو خصوصاً کراچی حیدرآباد اور ایک 2 اور شہر کر لیں، اور ایک رورل سندھ ہے۔ اس طرح KP میں، KP کے اندر مت بھولیں کہ وہاں پہ ایک جو انٹرنسائن فیوڈز کہہ لیں، انٹرنل سٹرائفز کہہ لیں، اس کا ایک بڑا ملکہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل ایشوز کے اوپر بڑا کم ووٹنگ ہوتی ہے، ریلیجن کے اوپر تو ہو جاتی ہے لیکن نیشنل ایشوز کے اوپر نہیں ہوتی، یہ چاہے 70 کا الیکشن کر لیں یا کر لیں۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ پیپل تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ہے اس کا تو اثر نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ باقی پارٹی سٹرونگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ ایڈوانٹیج میں ہوگی KP میں، لیکن باقی پارٹی اس دفعہ اس کو تھوڑا بہت، آپ نے کہا کہ وہاں پہ PTI کے چانسز ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا کامنٹ اس پہ اور نیازی صاحب کہ اگر پنجاب میں جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں نتائج کو؟ وہاں پہ بالکل صفائی ہے جی، مسلم لیگ نمبر 1، مسلم لیگ نمبر 2، مسلم لیگ نمبر 3، مسلم نمبر 4۔ رائٹ، اچھا بھٹی صاحب پنجاب کا بھی آپ بھی بتائیے گا پنجاب کے اندر۔ اور یہ چیز میں بتاؤں، یہ ڈاہا جو ایک کمنٹ لیتے ہیں، جو ڈاہا کا الیکشن ہوئے، کل بھی ڈسکس میں کرتا ہوں کہ ساری فیملی کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں، یہ شادی پہ آئے تھے لاہور میں، تو یہ پہلی دفعہ وہ ہارے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلم نون کے نام پہ، اور میں نے یہ ریئلائز میاں والی جیسے علاقوں میں جا کیا ہے کیا وہاں پہ بھی پارٹی ووٹ ہو گیا ہے، اور پنجاب کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اینٹی اسٹیبلش سینٹیمنٹ جو میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ پنجاب اس پہ کمال کا ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کو جتوایا ہے یا نواز شریف کو 93 سے یا بعد میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تو اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ بہت اس وقت آگے ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی وہ فیصلے کرتے ہیں جس میں اپنے لیے بہتری نظر آتی ہے۔ نیازی صاحب، تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے یا نیوٹرل ہونا چاہتی ہے؟ اب میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا معاملہ تو ساروں سے چلا رہی ہے، وہ ساری پارٹیوں سے انگیج بھی ہے، ان پارٹیوں کے اندر ان کے روٹس بھی ہیں، وہ پورے کام کر رہے ہیں۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو لکونہ ہے نا، خصوصاً 29 نومبر کو ایک ایکسٹینشن یا نئی پوسٹنگ ہونی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میرے ذاتی رائے میں
बड़ा मुश्किल है कि बगैर अंडरटेकिंग के इमरान खान साहब को उस वक्त तक के लिए जो है वायबल समझा जाएगा कि वो फैसला करें जिसमें एक्सटेंशन है या नहीं पोस्ट करें। भट्टी साहब, अभी आप नज़ीर साहब की बात सुन रहे थे, जरा इस पे पहले कमेंट करें कि आप कहते हैं कि नून लीग जो है ये वारदातियां हैं, ये डाकू हैं, तो लगता है आपकी बात जो है वो आवाम समझ नहीं पा रही है। सर धड़ाधड़ उन्हीं को वोट पड़ते जा रहे हैं। कोई भी आप ज़िमनी इलेक्शन पंजाब का उठा के देख लें, 13 हुए, सिर्फ 1 हारे हैं 13 में से वो, तो ये क्या माजरा है फिर? पहली बात तो ये है कि नए सब ठीक कह रहे हैं केपी में, लेकिन केपी में तहरीक इंसाफ आगे है, मगर तहरीक इंसाफ को गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और महंगाई मारेगी, डंड डालेगी। अच्छा। और वो ज़रूर डंड डालेगी, बाकी कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि लोगों का देखें, लोगों का चूल्हा जल रहा हो, गैस आ रही हो, बिजली आ रहा हो, घर में किचन का कंफर्टेबल हो, तो बाकी वो चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। कप्तान की ईमानदारी का जादू नहीं चलेगा वहाँ पे? नहीं, वो चलेगा मसाइल का। जब अली अमीन गंडापुर की धमकियां काम करेंगी वहाँ पे? नहीं, वो भी नहीं करेंगी। नहीं, ये परफॉर्मेंस होती है, ये वो होती है जिसमें हम 24 घंटे उलझे होते हैं। यानी अभी मैंने दवाई लानी, अभी मैंने आटा लाना, अभी मैंने गंदम लाना, उस वक्त सब कुछ भूला होता है, बिलीव मी। जब हम पर साथ में होता है और दुकान पे खड़े होते हैं ना, या जब बच्चों की फीस देनी होती है, या देखते हैं कि बेटी जवान हो रही है, बेटा जवान हो रहा है, तो आगे क्या करूंगा। कई लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमारी बेटियां जवान हैं, हम तो जहेज भी नहीं बना सकते। आपने पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि आपकी अहलिया बीमार हुई, 2 हफ्ते की दवा आपने 1 लाख रुपए से जायद की खरीदी, और मैं बाकी खर्चा नहीं बताया। नहीं, आप महंगाई, ये अद्वियात महंगे होने पे बड़ा शोर मचा रहे हैं भट्टी साहब, तो क्या हो गया अगर अद्वियात की कीमतें बढ़ गई? नहीं, वो गलत कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, कम से कम जबान बंद कर रखनी चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते। 20 साल से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला नहीं किया। दूसरी बात है, फार्मा इंडस्ट्री कैसे चलेगी? दूसरी बात ये है कि ये भी ठीक कह रहे हैं न्याय साहब के पंजाब में मुस्लिम लीग नून आगे है। तीसरी बात जो आपने कही ना, देखिए वो कायदे आज़म की एक सेंग है, दोनों साहिब इल्म बैठे हुए हैं, आप भी मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, कि उन्होंने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने से जब अल्लाह पूछेगा ना कि तुमने क्या किया, तो वो बताएगा कि मैंने ये किया। मैं तो हर वक्त ये रिस्क पड़ा हुआ है, मैं तो अपने ज़मीर के बताओ, गलत हो सकता हूँ, कभी बदनीयत नहीं हूँगा, कभी जानबूझ के साइड नहीं लूंगा, अल्लाह जिंदगी में वक्त। तो मैं तो अपनी तौर पे कह सकता हूँ ना कि ये देखिए, ये बनारसी ठग गए, ये जीरे ब्लेड हैं, ये इन्होंने लूटा है, वोट मिल रहा है। अब वोट क्यों मिल रहा है? वोट ईमानदारी या बेईमानी पे हमारे मुल्क में कब पड़ा है, या परफॉर्मेंस पे? सिंध में कौन सी परफॉर्मेंस है? खुदा की कसम, जानवरों से बदतर कई इलाके हमारे ऐसे हैं कि जहां वो रह रहे हैं। बलूचिस्तान में देख लीजिए, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो वार्ड्स वडेरे हैं, उनके हर हल्के के बंदे को पता होता है इसका बच्चा अमेरिका, दुबई पढ़ रहा है, इनके दुबई में भी घर है, इनके अमेरिका में भी घर है, इनके लंदन में भी घर है। और ये कल तक वारदाती होते थे, टुट पुंजिए होते थे, और आज अचानक ऊपर चले गए। 12 गाड़ियां, 35 गाड़ियां गैराज में खड़ी, फिर भी वोट के जिसके हसन निसार साहब कहते हैं, जिसके ऊपर छत अपनी नहीं, नीचे जमीन अपनी नहीं, उसकी राय अपनी कैसे हो सकती है? आपने मुबैना तौर पर देखा लाहौर में NA 133, ये लाहौर है, ये कोई और नहीं है। अगर इसको भूल भी जाए, ये जाली है, होता ही ऐसा। पीपल्स पार्टी का दूसरी तरफ देख लिए, वो उन्होंने क्या कर रहे थे, वोट का नहीं, वोट है जात बिरादरी, ट्रैक्टर, थाना कचहरी और उम्मीदवार कौन से? ठीक, तो ये इसमें नज़ीर लगारी साहब, अब कल KPK में बल्दियाती इंतखाबात हैं और पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के कई शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आई हैं। परवेज खट्टक के भाई लियाकत खट्टक भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। सब अच्छा, मैंने देखा कि सारी फैमिलियां लड़ रही हैं। तो नज़ीर लगारी साहब, क्या ख्याल है, कल आप देख रहे हैं कि वहां पे मुकाबला PTI का पीपल्स पार्टी से होगा सर, या PTI जीतेगी? PTI ने अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया था JUI के मुकाबले में, और नून लीग ने भी अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया था JUI के मुकाबले में उनके पीपल्स पार्टी है, बाकी तरफ तीनों पार्टियां हैं, और मुखालिफ, एक दूसरे के शदीद मुखालिफ, और एक दूसरे के इक़्तिदार के और खून के प्यासे जो हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, और इधर सामने पीपल्स पार्टी है, और बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। और मुझे ये नहीं है कि एब्सोल्यूट ये कह दूं कि जनाब फलां ग्रुप जीत रहा है और फलां ग्रुप हार रहा है, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। पीपल्स पार्टी सबसे मुकाबला करेगी, बहुत से नून से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हाँ, बिल्कुल मुकाबला करेगी। उसने शो किया था PDM के अंदर 1200 आदमी थे, और उन्होंने कह दिया था कि जी 10,000-1200 लोग आए हैं, हम इनसे खिताब करते हैं। ये शायद खाकान अब्बास साहब ने कहा था, और PTI ने भी कोई बड़ा शो नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में बहुत बड़ा शो किया है, और उस शो के अंदर भी चीजें वाज़ेह हो रही थी। मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हतमी तौर पर जीत रही। अच्छा, माज़रत के साथ, यानी मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि वो हतमी तौर पर जीत रहे हैं, लेकिन बहुत से इलाकों में ऐसा है कि एक
پی ٹی آئی کے اثرات ہیں اور پی ٹی آئی نے اپنا وہ ہے نا بنایا ہے. میرا نوٹ عجیب اتفاق ہے. میرا نوٹ میری مرضی، تیرا نوٹ تیری مرضی. تو اب دیکھیں 2000 روپے میں سنیے، میں نیائی صاحب سے 22 سے نہیں بس 30 سیکنڈ. 2000 میں 1 کلو چلغوزے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. 2000 میں کوئی ڈھنگ کی شلوار قمیض، 2000 میں کوئی 25 کلو آٹا یا 30 کلو آٹا نہیں. 2000 میں رائے بک رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہماری ہے ڈیموکریسی. اب کیوں ہے یہ غلاموں کا معاشرہ ہے، بھوکے ننگوں کا معاشرہ ہے، بے قصوں کا معاشرہ ہے، لالچو ہرس کا معاشرہ ہے، جیرے بلیڈو بنارسی ٹھگوں کا معاشرہ ہے، فراڈیوں بے ایمانوں کا معاشرہ ہے. ہم یہ سارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، اگر اس پہ پہلے نذیر لغاری صاحب سے کامنٹ لے لوں. نذیر لغاری صاحب، سر یہ 1974 میں بھٹو صاحب کی کاوشوں سے OIC کا سربراہی اجلاس ہوا تھا پاکستان میں، اور اب اسی نوعیت کا کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک اجلاس ہو رہا ہے. کیا خیال ہے کہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا یا ماضی کی یاد کو تازہ کرے گا؟ دیکھیں وہ بہت وسیع ایجنڈا تھا جب بھٹو صاحب نے کیا تھا. اس وقت کے جو سیکرٹری جنرل تھے ان کے ساتھ حسن التہامی، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. حسن التہامی کا جو بھٹو صاحب کے ساتھ، جب بھٹو صاحب چیئرمین تھے تو حسن التہامی سیکرٹری جنرل تھے، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا اور بڑی باتیں بھی ہوئی تھیں. ایک یہ کہ اس کا وسیع تناظر تھا اور وہ ایک اسلامی بلاک تشکیل دینا چاہتے تھے جس کی انہیں سزا ملی ہے. موجودہ حالات میں ہم نے افغانستان کے 2-3 ایجنڈے رکھے ہوئے ہیں، اس پر ہو رہی ہے یہ ہماری وزرائے خارجہ کی کانفرنس کہ افغانستان کا فلاں کیا جائے، فلاں مسئلہ حل کیا جائے، فلاں مسئلہ. افغانستان ہمارے لیے مسئلہ ہے اور ہم اس کے مسائل حل کر رہے ہیں. افغانستان ماضی میں بھی ہمارے لیے مسئلہ رہا ہے، حال میں بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے اور مستقبل میں ہمیں اس سے ہی خدشات ہیں، اس سے ہی خطرات ہیں کہ وہ ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. ہم اس کے مسائل حل کرنے کے لیے برادری کو، مسلم برادری کو جمع کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے مسئلے حل کریں، اس کو معاشی پریشانیاں ہیں. OIC کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس جو ہو رہا ہے اسلام آباد میں آج سے شروع ہو گیا. سر اس پہ آپ بھی کامنٹ کر دیں. ویسے موضوع تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لغاری صاحب کہ یہ اس کا افغانستان ہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی پاکستان کو اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سر بھٹی صاحب کو انہی کے لیے ایک بات کر رہا ہوں تاکہ میرا خیال ہے کہ وہ سنجیدگی سے سمجھیں گے. بڑے بھائی ہیں بھٹی صاحب، پاکستان کا جو ووٹرز ہے، یہ پاکستان کا ووٹر ہے، اس کی جو جتنا سمجھدار، جتنی قابلیت ہے، یہ میں بالکل بالتحقیق بتا رہا ہوں. حقیقت یہ کہ وہ چاہے کسی سے اپنے مفاد کے تحت ووٹ دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو، لیکن میں نے امریکہ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا 2-3 الیکشن میں دیکھا ہے، اور اس سے پاکستان سے زیادہ سمجھدار ووٹر میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. شعور آ گیا. حقیقت ہے کہ وہ جب بھی عمران خان صاحب کو 2002 میں میاں والی سے جتوایا گیا تھا تو نہ انہیں وزیر اعظم بننا تھا، وہ اتنا بڑا آدمی تھا جس کو آیا وہ بڑے سمجھ. اس لیے ہمارے ووٹرز کی عزت کیا کریں اور اس کو جمہوریت کے لیے جب آپ اس کو موقع دیں گے یہ آپ کو بہترین فیصلہ دے گا. میرے شاید مطابق نہ دے لیکن 2018 کا بھی بہترین فیصلہ. اچھا آ جائیں جی OIC پہ، میں کہتا ہوں کہ ان کو موقع دیں ووٹرز کو. میں تو ہر الیکشن کے بارے میں پھر علیحدہ بحث. چلیں OIC پہ کامنٹ کر دیں. دیکھیں بات یہ کہ OIC کے بارے میں جی OIC کے بارے میں نذیر لغاری صاحب نے بالکل صحیح کہا. جی یہ وزرائے خارجہ کا ہے جس میں امریکہ کے بحث پہ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ افغانستان کو مرنے نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی تسلی کرائی جائے کہ وہ پوری طرح جی بھی نہ سکے. سر اس کے علاوہ اس اجلاس کی مزید کوئی اہمیت ہے؟ نیازی صاحب کوئی اور مزید اہمیت ہے اس بات کے علاوہ جو آپ نے کی ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایون ہمارے وزیر اعظم صاحب اس کو اہمیت نہیں دیں گے. ٹھیک. اتنی اہمیت. تمام مسلم ممالک مل کے یہ افغانستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکال لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے دونوں قابل احترام تجزیہ کاروں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، بڑی شدت سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے سمیت جس دن ہمارا اس پاکستان کا ووٹر باشعور ہو گیا اور ان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا، اس دن ہم پہ یہ جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ اتر جائیں گے آٹومیٹک. کیونکہ جیسے اعمال ویسے عمال، جیسے حکمران قوم ویسے حکمران، جیسے منہ ویسے تو جیسا تھیبڑا ویسے. یہ چھوڑ دیں، کوئی باشعور نہیں، لمحہ برابر بھی باشعور نہیں. مجھ سمیت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. دوسری بات، یہ نشستن برخاستن اٹھک بیٹھک OIC کے پاس، OIC اماں ضعیف اماں اور ان کے سارا کچھ امریکہ میں، امریکہ کے کہنے پہ مبینہ طور پر سعودی عرب نے ہمیں کن شرائط پہ کیا کیا دیا. یہ ڈرے ہوئے سہمی ہوئی قوم، انہوں نے اہمیت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ اس پہ 0/0 نکلے گا. اس نے کب کشمیر پہ، اس نے کب فلسطین پہ، یمن پہ، لبنان پہ، شام پہ، عراق پہ
اور اس پہ افغانستان پہ صفر کارکردگی. ایک ادھر سے آقا کی دھمکی آتی ہے, یہ سارے دبک جاتے ہیں کیونکہ وہاں اور جب ہوا تھا نا اجلاس تو فائدہ اس کا بھی نہیں تھا, کوئی رزلٹ نہیں تھا, لیکن مغربی دنیا ہل گئی تھی کہ اتنے سارے لوگ ساتھ مل کر بیٹھ گئے مسلم امہ. 74 کے بعد انہوں نے ہمیں کسی جگہ پہ بھی اکٹھے نہیں ہونے دی اور کوئی چیز بھی نہیں ہونے دی کبھی. OIC نے شاہ محمود قریشی کو کیوں وہ متنازع بیان دینا پڑا تھا؟ OIC وہ ہے جس نے مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر کا نام نکال دیا. OIC وہ ہے جس نے سشما سوراج کو بلا لیا UAE میں, ہمیں نہیں بلایا, ہم ادھر احتجاج کرتے رہ گئے. یہ سارے کے سارے ایسے ہی وہ پپٹ سے ہیں جو اکٹھے ہوئیں گے, کھانا پیے کھائیں گے, کچھ بھی نہیں, زیرو. ہاں ہم بھوکے ننگے نہ رہے, ہماری معیشت بہتر ہوگی, ساڈے گھر دانے ہوئے, ہمارا کوئی تھوڑا سا بہتری ہوگی تو کوئی ہو سکے, ورنہ بھوکے ننگوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. ٹھیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب, نذیر اغاری صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.